नमस्कार। आज का हमारा सेशन एक विशेष सेशन है कि नए घरों में या नए ऑफिसेज में हम लोग किस प्रकार से महावास्तु अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक ऑफिस में, नए ऑफिस में हम किस प्रकार से काम करते हैं। और मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि अपने 6 के 6 लेवल जो एडवाइस के हैं, हम उन्हीं को लेकर काम करते हैं। पर उनमें कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, जहां पर हम एक नया ऑफिस सेटअप करते हैं, प्लान करते हैं, मैं आपसे उसे शेयर करूंगा। इसी प्रकार से आपको वर्किंग करनी है। साइट सिलेक्शन अपने आप में एक सर्विस प्रोडक्ट है, जिसके लिए हम लोग विजिट फीस लेते हैं और क्लाइंट के लिए डिसाइड करते हैं कि क्या यह पर्टिकुलर पीस ऑफ स्पेस या साइट, जो काम वो करना चाहते हैं, क्या उनके लिए यह ठीक रहेगी, है ना। इसको कैसे हम जज करते हैं, किन फैक्टर्स के आधार पे करते हैं, मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा। और दूसरा पार्ट है कि यदि हमने उस साइट को सेलेक्ट कर दिया तो हम किस प्रकार से वहां पर प्लानिंग करते हैं। तो पूरे मनोयोग से आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए। सबसे पहली शीट जो आपके हाथ में है, उसमें आप देखेंगे इसमें की नोट्स, जो आपको नोट्स बनाने, आपने बनाने थे, मैंने बनाए, आपसे शेयर कर लिए कि महावास्तु की एडवाइस 6 लेवल पर दी जाती है नए ऑफिस के लिए भी। और उसमें क्या होता है, हम लोग लेवल 1, जिसमें हम लोग पंच तत्वों को संतुलित करते हैं, एंट्रेंस को संतुलित करते हैं, दूसरा एक्टिविटीज को प्लान करते हैं, और फिर हमारे जो मर्म स्थान है यानी कि लेवल 5 की वर्किंग, ये 3 वर्किंग हम फेज 1 में कर देते हैं, है ना। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 5 प्लानिंग के वक्त में हमें करने होते हैं। और दूसरा फेज होता है जिस वक्त वो सेटअप बन रहा होता है, उसके इंटीरियर डिजाइनिंग को प्लान किया जा रहा होता है। उस समय पर हम उसमें ऑब्जेक्ट्स, वॉल डिस्प्लेस, यानी कि हमारा वाला लेवल 3 हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। क्लाइंट के ऑफिस में शिफ्ट करने के बाद हम लोग एस्ट्रो महावास्तु यानी कि उसकी एमडी और एडी के हिसाब से जो भी काम करने हैं उनको प्लान करते हैं। और फिर 3 से 6 महीने उसके बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें यदि किसी प्रकार का कोई काम में बाधा आ रही है या काम में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो हम देवोपचार करके, हम लोग देवता रेमेडीज करके कर्म में सिद्धि लेकर आते हैं। इसमें एक जो विशेष बात ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि अगर आप आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर नहीं है तो प्लान करने की कोशिश भी मत करिए। मैंने कभी भी प्लानिंग नहीं करी, आर्किटेक्चरल प्लानिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग की प्लानिंग। मैं हमेशा क्या करता हूं क्लाइंट के लिए, मैं हॉरोस्कोप के आधार पर और उसके की एक्टिविटीज एरिया किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, वह नोट्स बनाकर उनके आर्किटेक्ट के साथ शेयर कर लेता हूं एक प्रपोज्ड प्लान पर। यह आप ध्यान रखना, क्लाइंट्स को कभी भी क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि स्पेस के बारे में आइडिया नहीं होता। तो अगर आप बार बार आप कोशिश करते रहोगे
तो 6-7 ऑल्ट्रेशन के बाद ही प्लान फ्रीज होता है और हमें उस बात के लिए कोई पेमेंट नहीं होती है, ना ही हमारा स्किल सेट है। तो यह काम एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट को या एक इंटीरियर डिजाइनर को ही करने देना है ना। बहुत सारे वास्तु वाले प्लान करके देने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या क्या देना चाहिए कि एंट्रेंस लोकेशन जन्मपत्री के आधार पर, एक्टिविटीज की लोकेशन जन्मपत्री के आधार पर, उसकी प्रकृति के आधार पर और उसके काम की जरूरत के आधार पर हमें मार्क करके देनी चाहिए। ये सब हम किस प्रकार से करते हैं, मैं इस प्रैक्टिकल केस स्टडी में आपसे शेयर करूंगा कि हमने गोरालाल जी का ऑफिस उनके पार्टनर रामलाल जी के हॉरोस्कोप के साथ किस प्रकार से समन्वय बिठाते हुए कंप्लीट किया, आपको समझ में आएगा। जब भी हमें साइट सिलेक्शन करनी होती है, ये शीट पर आप हाथ से लिख लीजिए, हाउ टू डू साइट सिलेक्शन फॉर योर क्लाइंट। सबसे पहले जरूरी है यह समझना कि क्लाइंट का बिजनेस किस चीज का है। उदाहरण के लिए आपके क्लाइंट का बिजनेस डॉक्टरी का हो सकता है, तो डॉक्टरी का काम चलाने के लिए यदि नॉर्थ ईस्ट जोन ऑफ इम्यूनिटी, जोन ऑफ पुष्टि या स्ट्रेंथ साउथ ईस्ट और जोन ऑफ एजुकेशन या विद्या वेस्ट साउथ वेस्ट, यदि वो सर्जन है तो साउथ वेस्ट भी, क्योंकि वो स्किल का काम है, उसमें हाथ की सफाई चाहिए। ये 4 जोन, और मैंने अपने अध्ययन के आधार पर मैं हमेशा कैसे सुजेस्ट करता हूं, मैं कहता हूं साउथ वेस्ट भी एक डॉक्टर की सेटअप बिठाने के लिए बैलेंस होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आया। वास्तव में आयुर्वेद में यह कहा गया है कि 3 मल हैं, त्रिमलम, 3 प्रकार के मल हैं, डिस्पोजेबल्स हैं, डिस्पोजल की चीजें हैं। वो है मल, मूत्र और पसीना, स्वेद यानी पसीना, स्वेट। तो जो आदमी स्वेट नहीं करता, रोज कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करता जिससे शरीर में से पसीना निकले, मल और मूत्र जिसके नहीं निकलते हैं, यूरिन और टॉयलेट जिसका नहीं रेगुलराइज है, उसका शरीर रोगों का घर है। ये बात आयुर्वेद से आती है। तो ये 5 जोन जहां पर नेचुरली बैलेंस ना मिल रहे हो बार चार्ट में, मैं एक डॉक्टर के लिए रिकमेंड नहीं करता। पहले तो यह 5 जोन बैलेंस होने चाहिए। दूसरी बात, उसकी जन्मपत्री के आधार पर क्या यह जोन सही एक्टिविटीज प्लेसमेंट के काम आ जाएंगे। उसकी जन्मपत्री के आधार पर क्या वहां पर फेसिंग सही होगी। जैसा आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर या AMRC के आधार पर आपने देखा कि कहां पर क्या होना चाहिए, दूसरा चेक पॉइंट हमारा उस प्रकार का रहता है। तीसरा है कि क्या उसमें और भी पार्टनर्स हैं, क्या काम का, बिजनेस का वर्क फ्लो कैसा है, हर एक व्यक्ति का की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया क्या है। ये प्लानिंग में काम आता है, परंतु साइट सिलेक्शन की डिसीजन मेकिंग में, जैसा मैंने आपसे कहा, 3 बात महत्वपूर्ण है। उसकी जन्मपत्री के आधार पर बिल्डिंग की फेसिंग और उसके वर्क फ्लो के आधार पर सारी प्लानिंग सही बैठ जाए। हम इस बात को एंश्योर करते हैं। जैसा कि पेज नंबर 3 पर आप देख सकते हैं, यह सारी बातें 7 नंबर पॉइंट में हैं, एस्ट्रो महावास्तु एडवाइस में है।
तो किस प्रकार से हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, और फिर प्रकृति का ऑडिट करते हैं, 8 नंबर पॉइंट है, और इंट्यूटिव ऑडिट करते हैं कि उस जगह की एनर्जी कैसी है, उसको स्कैन करते हैं, और किस देवता की एनर्जी कैसी है, तो किस प्रकार के कार्यों में हमें सफलता मिलेगी, इसे चेक करते हैं। इसके आधार पर हम अपना एक स्कोप ऑफ वर्क बनाकर शेयर करते हैं। स्कोप ऑफ वर्क का मतलब होता है कि 6 के 6 लेवल में हम किस प्रकार से काम करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि लेवल तो 6 ही हैं, परंतु पहले लेवल में साइट सिलेक्शन एक और पार्ट ऐड हो जाता है, उसका आधार मैंने आपको बताया। और साइट सिलेक्शन के बाद वहाँ की प्लानिंग का पार्ट होता है। ये सारी बातें आपको इस एग्जाम्पल में समझ में आएंगी। ये काम हम करते हैं तो क्लाइंट को 6 के 6 लेवल की एडवाइस बताते हैं कि हम कब क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लेवल 1 में हम ये इंश्योर करते हैं, जब नए खरीद रहे हो, नए पैसे दे रहे हो, तो क्या वहाँ की एंट्रेंस, टॉयलेट लोकेशन, बार चार्ट के हिसाब से, पंच तत्वों के आधार पर क्या वो जगह फलदायी होगी। ये साइट सिलेक्शन का पार्ट है। तो आप यूं कह सकते हैं कि लेवल 1 का पार्ट ए है साइट सिलेक्शन, और पार्ट बी है वहां पर इन सारी चीजों को इंश्योर करना कि हमारी एंट्रेंस सही जगह पर आ रही है। फिर आता है एक्टिविटी और यूटिलिटीज को प्लान करना, क्योंकि अभी तो प्लान करेंगे ना, उसने साइट ले लिए हैं। तो लेवल 1 और लेवल 2 ये प्लान हो गए, तो हम कहते हैं अपनी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग दीजिए, हम क्लाइंट को कहते हैं कि हमें एयर कंडीशनिंग की ड्राइंग दीजिए, हमें प्लम्बिंग की ड्राइंग दीजिए, ताकि हम इन तीनों की वजह से जो भी कोई मर्म स्थान टच हो रहे हैं, हम उनका उपचार कर सकें। या अभी इस स्टेज पर बता दें कि भाई ये बिजली का पॉइंट थोड़ा इधर कर दीजिए, ये इलेक्ट्रिकल का जो बोर्ड है, ट्रांसमिशन बोर्ड है, वो यहाँ नहीं, थोड़ा इधर कर दीजिए। इस प्रकार से हम ये काम करते हैं। लगभग 50% काम हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले हो जाता है। तो इसको आपको बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए कि कोई पॉइंट मिस ना हो। और जब एक बार ये सारी प्लानिंग्स फ्रीज हो जाती हैं, तो फिर वहाँ डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन के आधार पर कौन से ऑब्जेक्ट, कौन से पेंटिंग्स, कौन से डेकोरेशन के ऑब्जेक्ट लगाएंगे। कंपनी का लोगो हो सकता है, कंपनी की विजन स्टेटमेंट हो सकती है, कंपनी की मिशन स्टेटमेंट हो सकती है, हो सकता है वहाँ के व्यापारी के कुछ मोटिवेशन के कुछ कोट्स हों जो वो बहुत पसंद करता हो। तो ऐसे वो सारे ऑब्जेक्ट्स को हम स्टडी करके सही दिशा में बिठाने का काम करते हैं। और उसके शिफ्ट हो जाने के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा, हम लोग एस्ट्रो महावास्तु रेमेडीज करते हैं, और फिर उसके बाद देवता रेमेडीज करते हैं। इसके आधार पर हम स्कोप ऑफ वर्क लिख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या करना पड़ेगा। फिर हम आगे आ जाते हैं कि भाई इनके कंसर्न क्या हैं। सबसे पहले साइट सिलेक्शन कर दीजिए, गुरुलाल जी ने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि डिज़ाइनिंग करनी है महावास्तु के प्रिंसिपल्स के अनुसार। और उन्होंने क्या कहा, मैं अक्सर क्लाइंट से एक बात पूछता हूँ कि आपके व्यापार में मेन चैलेंजेस क्या होते हैं। गोरालाल जी का विदेश से कुछ सामान मंगवा के यहाँ पर देने का काम है, जो कि B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस है। तो बल्क में ट्रेडिंग करते हैं। इस वक्त वो अपनी लाइन में सबसे बड़े इंपोर्टर हैं। तो वो इंपोर्ट करते हैं कोई आइटम, और वो आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे सबसे बड़े जो चैलेंजेस हैं वो प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड रहते हैं, और उसमें रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई किस प्रकार से इसे इंश्योर किया जा सकता है, ये बात बड़ा बारीकी से समझना, क्योंकि हमें हर वक्त सीखना होता है।
तो क्लाइंट कहता है कि जी जो वो फॉरेन में हमारा सप्लायर है उसको ये लगे कि बस मेरे रिप्रेजेंटेटिव देश में यही है, यानी हम उनके आदमी बनकर काम करें। मैंने बात को नोट कर लिया और उन्होंने कहा कि एक पार्टनरशिप और एक एसोसिएशन तो है ही, परंतु उसको ये लगे कि ये ऑफिस उसका ऑफिस है। कैश फ्लो हमारे ठीक रहे, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में कैश फ्लो अगर सही नहीं रहता है तो फिर स्ट्रेस आने लगता है। हमने उनकी सारी बातों को नोट कर लिया और हमने किस प्रकार से उनका साइट सिलेक्शन किया, मैं आपको ब्रीफ करता हूं। ये शीट है 6 नंबर जिसमें हमने उनकी डिटेल्स लिखी है। उसके बाद गोरालाल जी और उनके जो पार्टनर हैं बिजनेस में, हमने उनकी डिटेल्स लिखी। यहाँ पर विशेष ध्यान इस बात का रखना है कि जो व्यक्ति स्लीपिंग पार्टनर है उसकी हमें बर्थ डिटेल्स पर वर्किंग नहीं करनी चाहिए ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में। उसका रीज़न क्या है? जो डिसीजन मेकर नहीं है और जो ऑफिस में बैठता नहीं है उस पर हमें विचार नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं मेरी वाइफ के नाम पर है, कोई कहता है मेरे रिलेटिव के नाम पर है। नहीं, जो डिसीजन लेगा और जो वहां बैठेगा, और वो हो सकता है उनका सीईओ, तो हम सीईओ का हॉरोस्कोप लेंगे अगर प्रमोटर वहां उस ऑफिस में नहीं बैठ रहा है तो। यह बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, इसको आप नोट करेंगे। फिर हमने देखा कि हमारे जो क्लाइंट हैं वो फायर एयर के हैं, उनका प्रकृति का चेक किया, उनके पार्टनर की प्रकृति को चेक किया। फिर उसके बाद हमने, तो जैसा कि आप शीट नंबर 11 पर देख सकते हैं, यह शीट है जो अपने यहाँ पर हम लोग भरते हैं कि नाम क्या है, साइट टाइप क्या है, रेजिडेंस, ऑफिस, फैक्ट्री और कमर्शियल, एरिया क्या है, डेट ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, एग्जिस्टिंग है, प्लॉट है, नया है, डिज़ाइन करना है, व्यापार क्या है हमारे क्लाइंट का। तो उन्होंने हमें 2 साइट्स ऑडिट करने के लिए दी और यह उनकी एंट्रेंस लिखी है, यह उनकी डायमेंशंस लिखी हुई है। अगले पेज पर आप देखेंगे तो गूगल लोकेशन है और साइट प्लान है। हमने जब इसको देखा तो इसे रिजेक्ट कर दिया। इसकी रिजेक्शन की वजहें क्या हैं? अगर आप पेज नंबर 11 पर देखेंगे, इसकी रिजेक्शन की वजह क्या है कि एक अंडरग्राउंड बोरिंग है साउथ ईस्ट में और हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि साउथ ईस्ट में बोरिंग है और उसका हम कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन बिल्डिंग है, और ओवरहेड टैंक नॉर्थ ईस्ट में है और वहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते। परंतु जो दूसरी लोकेशन थी उसकी हमें आइडियल एंट्रेंस मिल रही थी जो उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से है, और प्लस जब हमने उसके नक्शे को देखा तो आप इस पे देख सकते हैं, इस पे लिखा है कि केबी ने जो इनपुट्स दी, ये लाल पेन से मेरी हैंडराइटिंग में मार्क्ड है। तो मैंने क्या कहा कि रिमूव WC एंड पेंट्री इन दिस एरिया, यहाँ से हटाना है। एंट्रेंस हमने मार्क करी कि हमें यहाँ से चाहिए, आप देख सकते हैं। ओवरहेड पानी के टैंक इसमें भी नॉर्थ ईस्ट में थे, उनको हमने रेकमेंड किया जहाँ पर ये लाइन खींच के कि इस हिस्से में आ सकते हैं। उसके बाद किस प्रकार से हमने एस्ट्रो महावास्तु वर्किंग करी, आप देख रहे हैं कि गोरालाल जी और गोरालाल जी के पार्टनर रामलाल जी, उनके फर्स्ट बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेस्ट और साउथ ईस्ट ऑर्ब के कारण। ये आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी शीट है, अगर आप इसे देखेंगे कि पहला बॉक्स ताकि उनकी सोच साकार हो, उनका विजन साकार हो, दूसरा पैसा सेव हो, किसी भी व्यापार का पर्पस होता है पैसा, इसके अलावा व्यापार का कोई पर्पस नहीं होता है ना। और फोर्थ बॉक्स क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जगह। 10th बॉक्स है व्यापार का, 11th है लाभ का और 12th है फॉरेन ट्रेड का।
विदेश से व्यापार का। तो हमने किस प्रकार से इसे यूटिलाइज किया है आप इसे देखेंगे। रामलाल जी के केस में अगर आप देख रहे हैं, दोनों के केस में हमने देखा फॉरेन का व्यापार। व्यापार ही किस चीज का है? विदेश का है, ट्रेडिंग का है, इंपोर्ट का है। तो फॉरेन से व्यापार है। उसके आधार पर गोरालाल जी और रामलाल जी, 12th बॉक्स में इनके कौन सा साइन है? पार्टनर के बॉक्स में 12th बॉक्स में साइन है पाइसिस का साइन है। तो पाइसिस की दिशा है साउथ ईस्ट। और वैसे भी वो फाइनेंस देखते हैं, सारा फाइनेंस उन्हीं के पास है, रामलाल जी के पास। तो कैश फ्लोज पर नज़र किसकी है? रामलाल जी की। तो हमने उनको साउथ ईस्ट में बिठाया फॉर कैश फ्लो, ये आप देखेंगे आगे। और गोरालाल जी को हमने कैप्रिकॉर्न यानी कि दक्षिण दिशा में दफ्तर दिया, विदेश में काम करने के लिए। तो जैसा कि आप पेज नंबर 18 पर देख पा रहे हैं, ये सर्वे चेकलिस्ट का कुछ है। इसको आप, इसमें साइट अप्रूव हमने कैसे करी, ये वाला पेज है। और पेज नंबर 21 पर आप देखेंगे कि क्लाइंट ने अपने रिक्वायरमेंट अपने आर्किटेक्ट को दी। तो उन्होंने इस प्रकार से हमें ऑफिस का नक्शा भेजा, परंतु हमने AMRC के आधार पर, जैसे कि मैंने पिछली शीट्स में आपको दिखाया, उसके आधार पर पेज नंबर 21 को चेंज करके पेज नंबर 22 पर देखिए कि हमने किस प्रकार से इनपुट दिया कि कॉन्फ्रेंस कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट्स कहाँ होने चाहिए, डायरेक्टर फाइनेंस कहाँ होना चाहिए और डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट कहाँ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक जोनिंग सी करके दे देते हैं कि भाई इस प्रकार से आपको अपना ऑफिस बनाना चाहिए, है ना। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, हमने 22 नंबर में मार्क करी। 24th नंबर की शीट पर हमें फाइनल अप्रूव्ड प्लान ये वाला मिला। हालांकि इसमें कई बार इसमें ऑल्ट्रेशन हुए, पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से उन्होंने अपने आर्किटेक्ट से वही प्लान बनवाया जो केबी ने रिकमेंड किया था। फ्लिप करके दिखाएंगे केबी रिकमेंडेड शीट। ये देखिए, इसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है जो हमने बताया कि इस प्रकार से हमने वर्किंग करी। हमने इंश्योर किया एज यूजुअल, जैसा हम बार चार्ट से करते हैं। फिर हमने पेज नंबर 27 पर हमने ऑफिस में जो असेंशियल चीज़ें होती हैं उनको आप देख रहे हैं, टिक करके हमने मार्क करना शुरू किया। और पेज नंबर 28 पर हमने मंदिर, वर्क स्टेशन, IT, CCTV कैमरा, सर्वर, रिकॉर्ड रूम, और फिर आगे अगर आप 29 पर देखेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने उनको मार्क करके दी। इस प्रकार से हम एक एक डिटेल ऑफिस में क्लाइंट को मार्क करके देते हैं। 30 नंबर पर अगर आप देखेंगे, प्लेस द पेपर श्रेडर हेयर। ये जब हम विजिट करते हैं या पहले भी मार्क करके दे देते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो एक ऑफिस में चाहिए ही होती हैं। तो हम ये सारी चीज़ें मार्क कर देते हैं और विजिट करके हम चेक करते हैं कि ये सारी चीज़ें सही से रखी गई हैं। और अगर रखने में कोई चैलेंज आ रहा हो तो हम उसे दूर करते हैं। इस प्रकार से हमने उनके नेक्स्ट लेवल्स में उनके पेंटिंग्स कहाँ, कौन सी फोटोज़ कहाँ लगानी है, कहाँ क्या लगाना है, इस शीट में आप देख सकते हैं। ये लगभग हम सारी चीज़ें पूरी करके देते हैं। ये शीट्स में आपको चेकलिस्ट सारी दिखाई दे रही है। और फिर हम ये, हालांकि मर्म
की शीट हम प्लानिंग के वक्त करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का, एयर कंडीशनिंग का मार्किंग करके देते हैं। इस प्रकार से इनको हम इंश्योर करते हैं कि इनके मर्म स्थान पे कोई चीज आ तो नहीं रही है। और फिर लास्ट में इस प्रकार से अपन देवता वर्किंग करके देते हैं। ये एक बार चेकिंग करने के बाद उनके यहाँ पर जो जो चैलेंजेस थे उसके लिए हमने पूषा, दवारिक और वरुण के डिव्स के सेट्स उनके यहाँ शिफ्ट होने के बाद लगाए। और मजे की बात है कि 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि जो फॉरेन का पार्टनर है, जिसको हम इतने बरसों से कह रहे थे कि यहाँ पर हम एक फैक्ट्री लगा लेते हैं, आज वो 3 महीने हुए हैं इस ऑफिस में आए हुए और वो कह रहा है कि हम मिलके पैसा भी लगाएंगे और मिलकर एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो किस प्रकार से व्यक्ति की सोच साकार होती है और हम किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, आपने इस एग्जाम्पल में देखा। यही प्रोसेस रहता है एज इट इज। इस प्रकार से हम पूरी वर्किंग कंप्लीट करते हैं और फिर लास्ट की शीट हम इस प्रकार से रेकमेंड करके मार्क करके दे देते हैं ड्राइंग्स कि ऐसे काम करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी सही तरीके से, सिस्टम से, प्रोसेस को फॉलो करते हुए काम करेंगे। इस पेशेंस से सुनने और समझने के लिए साधुवाद, धन्यवाद, सस्नेह, नमस्कार।